तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, आज की इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग आज का जो लेक्चर है दूसरा होने वाला है परमाणु के अंतर्गत, एटम के अंतर्गत आज जो टॉपिक पढ़ेंगे दूसरा होने वाला है। और इसमें बच्चों बोर अर्थात बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। जो पिछला टॉपिक था बच्चों, लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होते हैं एवं इसके क्या क्या कमियां हैं उसको जाने थे। अब बच्चों रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल के जो कमियां हैं उसको कौन दूर किए, उसको बच्चों बोहर नामक वैज्ञानिक ने दूर किए। तो उसके बाद बच्चों इन्होंने एक नया प्रतिपादन किया, एक नया सिद्धांत दिया परमाणु मॉडल पे, उसे ही क्या कह देते हैं, बोर अर्थात बोहर का परमाणु मॉडल यहाँ पर कह दिया जाता है। इसको बोहर या फिर बोर दोनों नाम से यहाँ पर बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रदरफोर्ड की जितनी भी कमियां थी बच्चों उसको दूर करने के लिए एक मॉडल का प्रतिपादन बोहर ने किया, उसको बोर का परमाणु मॉडल यहाँ पर नाम दे दिया गया। तो चलिए अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि बोर का परमाणु मॉडल आखिर क्या होता है। तो ध्यान देंगे, नील बोहर ने, देख सकते हैं ये जो साइंटिस्ट है इसका नाम क्या है, इसको याद रखेंगे आप, क्या नाम है, नील बोहर। तो नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन करके अर्थात बच्चों बदलाव करके उसको अच्छे से बनाकर, उसी को बोला गया है संशोधन करके एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे ही बोर का परमाणु मॉडल यहाँ पर कह दिया जाता है। अब ये बच्चों नील बोहर नामक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो रदरफोर्ड की कमियां थी परमाणु मॉडल में, जो कमियां थी उसमें बच्चों संशोधन किया अर्थात उसमें जांच पड़ताल किए तथा उसका रास्ता निकाले कि किस प्रकार से उसकी जो कमियां हैं उसको पूरा कर सके। तो उसके आधार पर बच्चों इन्होंने एक और मॉडल का प्रतिपादन किया, जिसे ही बोर का परमाणु मॉडल यहाँ पर कह दिया जाता है। अगर बच्चों रदरफोर्ड वाला टॉपिक आप नहीं देखे हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है इसको अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से समझ लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बोर ने क्या क्या मॉडल प्रस्तुत किए इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। अब क्या बोला गया बच्चों, ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग एटम बना लेते हैं, परमाणु बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, परमाणु का केंद्र हो गया। अब इसके चारों ओर क्या होते हैं बच्चों, इसके चारों ओर कक्ष होते हैं, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके चारों ओर क्या होते हैं बच्चों, कक्ष कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब इसमें क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अर्थात बच्चों इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में कुछ इस प्रकार से भ्रमण करते रहते हैं। अलग अलग कक्षाओं की जो ऊर्जाएं होती हैं वह अलग अलग होती हैं, इसकी ऊर्जा अलग होगी और इस कक्षा की ऊर्जा अलग होगी। और बच्चों इसके बाद ये जो और कक्षा है इसकी ऊर्जा क्या होगी, अलग होगी। अर्थात इन तीनों कक्षों की जो ऊर्जा है वह अलग अलग होगी। और भी बच्चों इधर कक्षा बन सकते हैं, और भी कक्षा होते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार वाली किसमें बच्चों, कक्षाओं में घूमते हैं। इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा या फिर बच्चों स्थायी कक्षा यहाँ पर कह दिया जाता है, देख सकते हैं। इन्हीं कक्षाओं को क्या नाम दिया जाता है, निश्चित कक्षा भी कहा जाता है या फिर स्थायी कक्षा भी कहा जाता है। इन कक्षाओं को KLMN से प्रदर्शित किया जाता है या फिर प्रदर्शित करते हैं। क्या बोला गया, सबसे जो पास में होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। उसके बाद L क्या हो जाएगा, जो दूसरे नंबर में है वह L हो जाएगा अर्थात L कक्षक हो जाएगा। M बच्चों देख सकते हैं जो तीसरे नंबर में है उसको M नाम दे देते हैं। ऐसे ही चौथा कक्षा भी होगा, कुछ इस प्रकार से चौथा कक्षा भी होगा बच्चों, ध्यान देंगे। इस प्रकार से चौथा कक्षा भी होगा, इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, N यहाँ पर नाम दे सकते हैं। इसमें भी बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है गमन करेंगे, चारों तरफ गति करते रहेंगे, तो इसको नाम दे दिए हैं, देख सकते हैं K, L, M और N यहाँ पर
नाम दे दिए। किसने बच्चों? ये जो बोहर है इन साइंटिस्ट ने इसका नाम दिए हैं। इसी प्रकार से दूसरा कथन देख लेते हैं बोहर का। तो क्या बोला गया? एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन, अर्थात बच्चों एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी समान होती है। अब क्या बोला गया? मान लेते हैं कि पहला कक्षा क्या है? के है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों की ऊर्जा समान होगी। अगर चारों की ऊर्जा 1 है तो सभी की ऊर्जा 1 होगी, कुछ इस प्रकार से। अगर बच्चों ये सेकेंड वाला जो क्या दिख रहा है आपको? कक्ष दिख रहा है, अर्थात एल कक्षा दिख रहा है। अगर इसमें इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 5 है तो इसमें सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होगी? 5 होगी। देख सकते हैं के की ऊर्जा मान लेते हैं कि के की ऊर्जा क्या है? 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो सभी में बराबर होगी। इसी प्रकार से 5 किस में बच्चों? के एल कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट बच्चों, जो एल कक्षा का बच्चों इलेक्ट्रॉन है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 5 है तो सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? 5 होगी। अर्थात बच्चों इसमें क्या होता है? एक कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा समान होती है, तो उसी को यहाँ पर बोला गया है एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होती है। चलिए तीसरा कथन देख लेते हैं। तीसरा क्या है? तो इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाली आकर्षण बल को अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। अर्थात बच्चों क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो मध्य में आकर्षण बल लगता है उसको अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। अर्थात बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ कैसे करते रहते हैं? गमन, यहाँ पर गति करते रहते हैं, कुछ इस प्रकार से गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। अब बच्चों इस इलेक्ट्रॉन को ये जो क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो ये इसको क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे और बच्चों इस पर क्या बल लगाएंगे? इस पर अभिकेंद्र बल यहाँ पर लगा देते हैं। अभिकेंद्र देख सकते हैं, अभिकेंद्र बल के माध्यम से बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ओर खींचा चला जाता है। और इसी प्रकार से इसके अपोजिट साइड में, इसके बच्चों जस्ट अपोजिट साइड में अर्थात बाहर के साइड में क्या बल लगता है? अपकेंद्र बल लग जाता है। देख सकते हैं अपकेंद्र बल। अब क्या होगा बच्चों? ये जो अपकेंद्र बल है वह उसको पूरी तरीके से अभिकेंद्र पर अर्थात केंद्र पर गिरने नहीं देती है, अपने ओर क्या करती है बच्चों? खींच कर रखी रहती है। उसी को बोला गया है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाली आकर्षण बल को अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। अगर बच्चों ये जो अपकेंद्र बल है यह नहीं होता है, इसको हटा देते हैं तो क्या हो जाता? ये अभिकेंद्र बल ज्यादा ही प्रभावी हो जाता और इलेक्ट्रॉन सारे इस पर गिर जाते हैं। तो इसी को बच्चों, इसी को ये जो रदरफोर्ड है इन्होंने इसके बारे में जानकारी नहीं दिए थे कि इलेक्ट्रॉन ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर गिर जाना चाहिए, तो इसके बारे में जानकारी नहीं दिए थे। इस कारण बच्चों बोहर ने इसके बारे में जानकारी दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है, अर्थात इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उसको अपकेंद्र बल नियंत्रित कर रखता है। इस कारण इस पर यह नहीं गिरता है केंद्र पर। अब चलिए बच्चों इसके भी कुछ कमियां हैं, अर्थात बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं या फिर इसके भी कमियां हैं। जो भी है बच्चों साइंटिस्ट एक दूसरे से के कुछ न कुछ कमियां जरूर से निकालते हैं। जिस प्रकार से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमी किसने निकाली? बोर ने निकाली, और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बोर ने दी है। इसी प्रकार से बोर के जो परमाणु मॉडल है उसमें भी कुछ न कुछ कमी है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है बच्चों? यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता है। अब एक इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन में होते हैं। हाइड्रोजन में कैसे होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इसमें एक ही चार्ज होता है। तो ये जो मॉडल है वह केवल हाइड्रोजन जैसे क्या बच्चों जो परमाणु होते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु में क्या कर सकते हैं? इसकी ही व्याख्या कर सकता है। जैसे कि बच्चों हाइड्रोजन के बाद हीलियम हो गया, इसमें अगर +1 कर दिया जाए तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसकी भी व्याख्या की जा सकती है। इसी प्रकार से हीलियम के बाद लिथियम आ गया, तो इसमें क्या होता है बच्चों? 3 होता है। इसका जो एटॉमिक मास होता है बच्चों 3 होता है। तो क्या हो जाता है? अगर इसमें 2+ हो गया अर्थात इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, क्या बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसकी भी व्याख्या इसके माध्यम से किया जा सकता है। अर्थात ऐसी परमाणुओं की व्याख्या की जा सकती है जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो या फिर एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हो।
तो दूसरा देख सकते हैं, दूसरा इसकी कमी क्या है, यह मॉडल हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। देख सकते हैं ये जो मॉडल है बच्चों वह H के हाइड्रोजन के जो सूक्ष्म स्पेक्ट्रम होते हैं उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से तीसरा देख सकते हैं, यह मॉडल बच्चों जीमेन प्रभाव की व्याख्या भी नहीं कर सकता है। देख सकते हैं क्या बोला गया इसमें, ये जो मॉडल है बच्चों, ये जो मॉडल है वह केवल एक ही इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या कर सकता है और ये बच्चों सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता है, अर्थात हाइड्रोजन की जो सूक्ष्म स्पेक्ट्रम होती है उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है, जीमेन प्रभाव की भी व्याख्या यह नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस लेक्चर में बोर का परमाणु मॉडल एवं इसकी कमियों को भी समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर आसानी से ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।